This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, कल के जो पनामा लीक के मामलात रहे वो आपने देखे और उसके बावजूद हमने देखा कि आज की जो मार्केट खुली तो शार्पली अप इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग ऑफ 10-15 मिनट में 192 प्लस देखा हमने, 36,317 का लेवल. उसके बाद हमने दूसरा पीक देखा 265 प्लस का 36,390. उसके बाद हमारे जो सेलर्स आ गए, प्रॉफिट टेकर्स सो कॉल्ड, क्योंकि न्यूज़ से मैंने बार बार पूछा कि आप ये बताइए कि 11 साढ़े 11 के बाद कोई बुरी खबर आई है जिसकी वजह से मार्केट को गिरना चाहिए. उन्होंने कहा नहीं जी, कोई भी ऐसी खबर नहीं है, वो नॉर्मल बयानात वाना चल रहे हैं. लेकिन उसके बाद से ये प्रॉफिट टेकर्स आए और उन्होंने मार्केट को 130 पे ले आए, फिर थोड़ी देर के लिए 160 हुई और अब जो है -9 पे खड़ी है. तो कोई पॉलिटिकल रीज़न नहीं है, प्योरली प्रॉफिट टेकिंग है. जब भी 36,000 प्लस पे मार्केट जाएगी, लाजमी कुछ लोगों का जो एम्बिशन पूरा होगा तो वो बेच के निकलेंगे. इट इज़ फाइन. ये हर लेवल पे हम ये देखते हैं, ये होता रहता है, ये होता रहेगा. और लेकिन ये बढ़ते घटते हम आस्ते आस्ते ऊपर ही जा रहे हैं. इंशाअल्लाह 40 की तरफ रवानगी है, 20 की तरफ जाने का कोई चांस नहीं है, मेरी गारंटी है. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक अंकल, मैं अब्दुल्ला जावेद बात कर रहा हूँ. अब्दुल्ला, वेलकम टू द शो. अंकल मेरे पास 500 रुपीज़ है, मैं कौन सा शेयर्स खरीदूं? वाह 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 वाह, दिल खुश कर दिया बेटा. आप मेरे तरफ से 250 के हपको, 250 के कैप को ले लें, ठीक है जी. ये आपको कैप को हपको जो है तकरीबन 10 रुपये की आपकी पेंशन लगे, अभी तो आप बच्चे हैं, आपको बुढ़ापे में काम आ जाएगा ये 10-10 रुपये का डिविडेंड. और कैप को जो है तकरीबन आपको 7-8 रुपये दे देगा. इसको हमेशा के लिए रखना है, बेचना नहीं है. वाह वाह, दिल खुश कर दिया बच्चे ने. ये लोग कहते हैं कि जी ये शेयर में आने के लिए तो लाखों लाख चाहिए होता है. जब मैं 2009 में आया तो मैंने कहा भाई आप लोगों के पास किस किस के पास बैंक अकाउंट है? उन्होंने कहा ये सबके पास बैंक अकाउंट है. मैंने कहा कितने के पास शेयर का अकाउंट है? किसी के पास शेयर का अकाउंट नहीं. शेयर होता क्या है? हमने तो सुना ये जुआ है, ये सिर्फ थोड़े से मकसूद एक कम्युनिटी खेलती है इसमें, हम क्या करें इस काम इसमें. तो हमने कहा भाई ये बिल्कुल आप लोगों की गलत बात है. ये आप लोगों को 1/3 पैसा आपको शेयर पे रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटर्न इसमें आता है. 20-25% कमाते हैं आप इसमें, जबकि डिपॉजिट पे आपको 10% मिलता है. प्रॉपर्टी लेना ज़रूरी है, सब कुछ नहीं तो एक घर तो आपको हर हाल में चाहिए, वो तो आपको लगाना ही. आम आदमी जो है इतना ही कमाता है कि वो एक घर बना लेता है, बाकी वो फिर बुढ़ापे के लिए थोड़ी सेविंग वगैरह में डाल देता है. तो यहाँ उन्होंने कहा जी यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं. हम जाते हैं भी अगर पूछने के लिए तो वो 3 लाख 4 लाख मांगते हैं. तब एक अल्लाह तरस आदमी मुझे मिला बहुत ढूंढने के बाद, मुनीर खनानी. उनसे मैंने एग्रीमेंट की कि भाई आप गरीब से गरीब आदमी का भी अकाउंट खोलें, अल्लाह आपको सिला देगा. वो मान गए और 2000 पे अकाउंट खोलना शुरू किया. तकरीबन जितने जानने वाले तो सबको खरीदवा दिया. आज उनका 1 लाख रुपया 7 लाख रुपया बिल्कुल ईजी है. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. हेलो 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 जनाब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन साहब? परवेज बख्शी बात कर रहा हूँ. आप परवेज साहब, वेलकम टू शो सर. जी बोले सर. आप दुबई से कब आए? जी दुबई से कब आए आप? मैं दुबई से तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है मुझे आए हुए ना. बताइए क्या हालात है वहाँ के? दुबई रिवर्स मार गया है. अब जो नॉर्मल पोजीशन है ऑयल की कीमतें गिरने से ना जी, तो दुबई बिल्कुल डाउन हो गया. अब मैं तो तारिक साहब वहाँ पर देख के हैरान हूँ. मेरे वहाँ 2 कंपनीज हैं. तो अब वहाँ पर जो है लोगों का रुझान जो है ना वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो रहा है. वाह 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 वाह. जो कंसल्टेंट हैं वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, उनका कहना ये है अब जो बाहर की कंपनीज हैं वो कह रही हैं पैसा पाकिस्तान में लगाओ. मेरी समझ से बाहर है. और आप देखिए पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट, 70% प्रॉपर्टी दुबई में इन लोगों की है. और वहाँ के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, यहाँ के इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं. और मैं भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं अपनी पुरानी कंपनी ऑन कर रहा हूँ दोबारा से. जी. यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बहरिया वगैरह में ये जितने नए नए प्रोजेक्ट, अब तो एयरफोर्स सिक्योरिटी वालों ने भी ऐलान कर दिया
बेइंतहा गुंजाइश नज़र आ रही है और कीमतें बेइंतहा ज़्यादा हो गई हैं जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो आप भी अगर लॉन्च करेंगे कामयाब होंगे जनाब। हेलो, ये परवेज़ बख्शी साहब एक बड़े बिजनेसमैन हैं और यहाँ से वहाँ गए हुए थे और वापस आए हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ बेटर देन दुबई नाउ। और हमारे जो ये जितने रिश्वतखोर लोग हैं यहाँ से पैसे उठा उठा के दुबई ले जा रहे हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक भाई, मैं अख्तर अली बोल रहा हूँ शाहबाद से। मुझे अख्तर अली पता साहब। करना था, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट है नेशनल बैंक में, बीओपी में और अल शहीर में। ठीक है, सब तीनों बढ़ ही नहीं रहे। अल शरी बीओपी को अगर निकाल दें मेरा मशवरा है, बाकी दोनों को रखें। नेशनल बैंक का डिपेंड करता है इसकी प्राइवेटाइजेशन पे। अल शरीर का जो शेयर बहुत महंगा इनिशियली बिक गया था, लेकिन अब जिस लेवल पे आ गया वो सही है और इनका कारोबार शुरू हो रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ मीट फ्रॉम पाकिस्तान। इट्स ए वेरी गुड वेरी गुड बिजनेस। आप थोड़ा सा भाई असर भाई साहब, आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा सब्र करें। थोड़ा नेशनल बैंक के सिलसिले में भी मैंने बार बार दावा किया है कि ये 200-250 रुपये का शेयर है, अगर इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। प्रोसेस शुरू हो चुका है, टाइम थोड़ा सा लगता है इसमें, और शरीर का भी बिज़नेस जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आप देखिएगा इसको, मगर थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। बीओपी से थोड़ा मैं मायूस हूँ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ वाकई से। कैसे हैं? साहब वेलकम शो साहब। थैंक यू सर। मैंने आपको एक चीज नोट कराई थी और आपने मुझे कहा था कि मैं अपने किसी साथी एंकर को ये जरूर बताऊंगा। जी जी, क्या? कि जापान और जो है ना दूसरी सेप्को, हाँ हाँ, इसके बारे में कुछ जो है वो काइंडली जो ख्वाजा आसिफ साहब है उनसे पूछें कि जो एक चीज अवेलेबल है उसको तो चलाएं फौरी तौर पे। ये अच्छा, इन दोनों शेयर में थोड़ी सी मूवमेंट तो आई है। आपने देखा होगा कि ये 4 वार पे आ गए। कुछ उम्मीद हुई होगी, कुछ मीटिंग शीटिंग चल रही है। असल में 3-4 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। 1-2 डिपार्टमेंट इनके फेवर में है, 1-2 डिपार्टमेंट इनके ख़िलाफ़ हैं। जिन लोगों को अपने पेनल्टी वगैरह वेव करना पड़ेगा वो ख़िलाफ़ हैं। जो लोग वो इंटरेस्ट हैं कि जो चलाना चाहते हैं, पावर बढ़ाना चाहते हैं मुल्क में, वो फेवर में है। ये आपने जो बात उठाई है, ये पब्लिक फोरम है, ये अच्छा खासा ये बड़ा जलसा बन गया जनाब। इसका एक इम्पोर्टेंस हो गई है। ये रूलर्स देखते हैं हमारे शोज़ को और नोट भी करते हैं, हमारे पास उसकी फ़ीडबैक भी आती है। ख्वाजा आसिफ साहब से ख़ास तौर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर ज़रा इसको देख लें। अल्लाह आपको इसका बहुत जज़ा देगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें फंस गए। जो बेचारे ओरिजिनल स्पॉन्सर्स थे वो तबाह हो गए और वो परेशान बेइंतहा हैं। अगर 300 मेगावाट पावर इन दोनों को थोड़ी सी अनायत करने से हासिल हो जाए तो क्या है। आफ्टर ऑल इसके शेयर होल्डर भी पाकिस्तानी, स्पॉन्सर्स भी पाकिस्तानी, कंपनी भी पाकिस्तानी। एक नेक नियति से इन्होंने काम शुरू किया था और किसी वजह से आप लोगों ने बेसिकली गलती तो गवर्नमेंट की है कि उनको टाइम पे पेमेंट ना मिली, तो उनके लैक ऑफ फंड की वजह से वो कंपनियां बंद हो गई और उसके ऊपर बज़ाब्ते उनको हेल्प करने के बजाय और पेनल्टी लगा लगा के उनको तबाह कर दिया गया। तो प्लीज़ थोड़ी सी इनको देख लें और इनको चला दें प्लीज़। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वाह साहब, बल्कि हाजी साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कल आपकी मेरी लाइन कट गई थी। मैंने आपको दीवान सलमान के बारे में ये बताया था जी कि एक दफ़ा ये 225 रुपये हो गई थी। ये 93 या 94 गज में हुई थी। अच्छा, इसके बाद ये क्योंकि ये फैक्ट्री इस वक्त अतार के अंदर में है, अतार इनके NWFP में है ये फैक्ट्री। जी जी, तो हत्तार। अब वो कंपनी की जो वजह, जो ये एकदम से शेयर की प्राइस गिरने की वजह ये थी कि दुनिया में कॉटन मसनूआत जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया क्योंकि इसमें फाइबर है, तो ये फाइबर का कम इस्तेमाल हो गया। और अभी एक आपके लाइव कॉलर ने कहा, बख्शी साहब ने, जी जी, कि वो पाकिस्तान में आके दोबारा री इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में अपना सरमाया लाना चाह रहे हैं। मैं उनके आपके प्रोग्राम के तवज्जो से उनको मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह ये अल्लाह दिखाएगा हमारे को कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इतनी आएगी फॉरेन से जिसका आप तस्वर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह। बख्शी साहब एक बड़े बिजनेसमैन हैं, वेल नोन फिगर, टीवी वगैरह पे भी अक्सर आते थे, लेकिन बीच में ये चले गए दुबई की। जी वहाँ बड़ी रौनक है, देखिए नाउ ही इज़ कमिंग बैक। और इनको भेजने वाले जो हैं बड़ी बड़ी ग्रुप्स हैं गोरों की, उन्हें कहा जाओ पाकिस्तान में एक्सप्लोर करो, बहरिया इतना कुछ कर रहा है,
डिफेंस अथॉरिटी के प्लॉट्स बिक गए और अब एयरफोर्स वाले भी आ गए, आप लोग भी जाके देखो कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो, तो प्रॉब्ली ही विल लॉन्च सम वेरी बिग प्रोजेक्ट्स इन कंपटीशन विद बहरिया वाला, और यहाँ गुंजाइश लगती है। बड़ी खुशी की बात है कि वी हैव टेकन दिस टर्न। और आप रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से जो पैसा ले जाते हैं दुबई, जो ले जाते हैं स्विट्ज़रलैंड, जो ले जाते हैं पनामा, कि प्लीज़ कहीं ना ले जाओ, अपने मुल्क में लगाओ। इसका सिला तुमको इस दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह से जॉब क्रिएट होगी और अपने हम वतनों को जॉब मिलेगी। इसका अल्लाह आपको ज़रूर सिला देगा। यहाँ जो कमाई होगी आँख बंद होने के बाद तो फिर वही रह जाता है बैलेंस, बाकी तो सब ज़ाया हो जाता है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। तारिक साहब, डॉक्टर नसीम जावेद बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद। डॉक्टर नसीम साहब, वेलकम शो सर। सर, ये सेप को सस्पेंड कर रखा है इन्होंने, कोई 4-5 महीने हो गए हैं। जी, तो हमारे तो शेयर का पता ही नहीं चल रहा कि वो कब खुलेंगे, कब बिकेंगे। वो तो नहीं, तो उसका तो बिजनेस ही इन्होंने बैन कर दिया। क्या कहानी है ये? देखिए, ये जो दोनों कंपनी है, जापान पावर और ये एक ज़माने में लगी 150 मेगावाट की प्लांट, इन्होंने, ये जाहिर है ये पाकिस्तान में तो यही बड़ा मसला है कि सिंगल बायर एज ए बिजनेस, एज ए बैंकर हम लोग ऐसे कारोबार से बड़ा दूर भागते थे कि जहाँ पे सिंगल बायर हो या सिंगल सेलर हो। तो यहाँ पे सिंगल बायर था गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने उनको पेमेंट नहीं की टाइम पे और ये बैंकरप्ट हो गए। पैसे बैंकरप्ट नहीं हुए, मतलब कैश के लिहाज से ये बिल्कुल टाइट हो गए। लिक्विडिटी इनकी ऐसी टाइट हुई कि ये छोटे छोटे फीस देने के भी लायक नहीं रहे। इनके जो स्पॉन्सर्स थे बेचारे बहुत परेशान घूम रहे, इसलिए ये बंद हुआ है। ट्रेडिंग बंद होना कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ है कि कंपनी मौजूद है, 150 मेगावाट पावर मौजूद है। इसको आज न कल कोई ना कोई ज़रूर चलाएगा, जितनी शॉर्टेज है इस मुल्क में। तो हम बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकेगा मैं ख्वाजा आसिफ साहब को इस सिलसिले में ख़त भी लिख दूँगा, चैनल से भी लिखवा दूँगा कि प्लीज़ इसको देख लें। खैर उनके नज़र में होगी बात, क्योंकि उन्हीं के मिनिस्ट्री ने इसको रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन ये जो नेफ्रा वगैरह बेकार किस्म के इदारे बैठे हुए हैं, रुश्वत के अड्डे हैं ये, इनका काम है हर काम को रोकना। इनको हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए ओगरा नेफ्रा को, तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा मुल्क को, पाकिस्तान का। आइए लाइव से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, शान बात कर रहा हूँ साहिवाल से। वेलकम टू शो फ्रॉम शाहिवाल साहब। तारिक साहब, मुझे कैल के बारे में आपसे पूछना था कि आपने कैल के बारे में बहुत अच्छा बोला, तो मैंने 50,000 कैल लिया है। अच्छा, तो ठीक है। इसके बारे में आपसे पूछना क्या इसकी प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस आप बताइए, आप पाकिस्तान की भलाई देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में बच्चों को जॉब मिले देखना चाहते हैं, तो आप उस एफर्ट में 50,000 के साथ शामिल हो चुके हैं। आपने ज़बानी बात नहीं की, आपने एक पाकिस्तानी कंपनी को सपोर्ट कर दिया, चाहे वो सिंगर हो, चाहे डॉलेंस हो, चाहे पेल हो, हम उसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारी कंपनी है। और हमारा इकोनॉमिक हिस्ट्री में इस वक्त हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं जहाँ वी आर द मोस्ट सूटेबल कंट्री टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ लो टेक्नोलॉजी गुड्स। तो पेल को आप सपोर्ट करें। मैं जब से मेरी नज़र इस पर पड़ी, शेयर एक भी नहीं ख़रीदा, इसलिए कि मुझे मना कर दिया गया है कि जिस शेयर के बारे में बात करो उस शेयर को ना ख़रीदो। अब मैंने सारा इन्वेस्टमेंट अपने प्रॉपर्टी और डिफेंस, अपने डेनवर इंटरनेशनल में लगाया हुआ है, जहाँ जो बचता है उसी में इम्प्रूवमेंट में डाल रहा हूँ। ये कंपनियाँ 15-16 से देख रहा हूँ माशाल्लाह इस लेवल पे पहुँची। बार बार ये टूटी है इन द सेंस कि इसने क्या कहते हैं, डिविडेंड दिया, बोनस दिया, राइट दिया, उसके बावजूद आज इतने पे खड़ी है। इंशाल्लाह ये कंपनी ऊपर जाएगी और आपको पेल का माल, सिंगर का माल, डॉलेंस का माल और जो भी हमारे इस तरह के प्रोड्यूसर्स हैं दुबई में, अफ्रीका में, पूरे दुनिया में नज़र आएगा। ये जापानी उपानी का वक्त गया ये बनाने का। एक ज़माने में जर्मन सब चीज़ बनाते थे, अब किधर जर्मन बनाता है, इंग्लैंड वाले बनाते थे, अब नहीं बनाते, कॉस्ट बढ़ गई। इसी तरह चाइना, जापान के लिए ये मार्केट्स बेकार हैं। अब वो छोटा सा एक मोबाइल बनाएंगे 60,000 में बेच देंगे, उसकी कीमत असल में 4,000 भी नहीं, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। ये फ्रिज बनाना या स्टेबलाइज़र बनाना बिल्कुल सिंपल टेक्नोलॉजी है, इसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। आप इसको इन्वेस्टमेंट को बेचिएगा नहीं, ये 50,000 5 लाख हो जाएगा आपका, आप देखते रहिएगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। कोई कॉलर नहीं है, कॉल डॉक्टर प्रोड्यूसर साहब के। नाज़रीन, ये जो मामलात हुए पनामा के, इसके बारे में आपने देखा होगा कि मैंने कुछ भी नहीं बोला। मेरे शुरू से व्यू ये था कि ये जो अपोजिशन चीख रही है बिल्कुल वीक केस है, कोई दम ही नहीं है इसके अंदर,
क्योंकि और दूसरी बात यह कि इन लोगों को पता ही नहीं है, किसी को भी, जितनी ओपोजिशन की लीडरशिप है इंक्लूडिंग जहांगीर तरीन एंड अलीम खान जो कि ऑफशोर के मालिक हैं, इनको नहीं पता कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कंपनी कैसे नेशनलाइज होती है, ग्रुप कैसे टूटता है, ग्रुप कैसे उठता है, जो कि नवाज़ शरीफ वगैरह ने किया हुआ है ऑलरेडी। उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया 71 में गल्फ़ की फैक्ट्री। तो ये तो उस ज़माने में इमरान खान वगैरह खेल कूद कर रहे थे, इनको कुछ नहीं पता कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के बाद वो आउट हो गए, निकल गए। अब उसको वो 70 बनाए या 90 बनाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट प्राइम मिनिस्टर सेड कि 9 मिलियन में वो बेचा, वो 17 मिलियन हो गया। सऊदी अरेबिया पहुँचते पहुँचते टाइम स्पैन काफ़ी है, और $17 मिलियन से तो आप 170 मिलियन के जायदाद बड़े आसानी से यूरोप अमेरिका में ख़रीद सकते हैं, क्योंकि 10% चाहिए होता है। और जैसे इमरान खान साहब ने एक ऑफशोर कंपनी बनाई, बिकॉज उन्होंने कहा कि मैं यूके नेशनल नहीं था, इसी तरह अगर ऑफशोर कंपनीज बना के नवाज़ फैमिली ने भी कुछ प्रॉपर्टी रखी तो इट्स नॉट ए बिग डील। तो मगर उन्होंने सोर्स ऑफ फंड बता दिया। अब ये शुरू से मैंने कहा था इस पर कुछ भी नहीं होगा, और अब देखिएगा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इसी बहाने हो सकता है कि ये जो कुछ लोग हैं सियासत में आए हैं और जो जिनकी दौलत पिछले 20 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उन पे अताब आ जाए बहुत बड़ा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर मैं जवेद बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जावेद साहब वेलकम शू साहब। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। जी सर। सर मैंने परवेज में सिक्योरिटी ली हुई है, तो इसके मतलब क्या कमेंट्स है आपके? सर ये आप नहीं 2 साल हुए हैं रखे हुए इसको। सर किसने दिलाया था आपको ये? सर ये किसने आपको दिला दिया था? ये तो काफ़ी साल से बंद पड़ी है, मतलब बंद से मुराद ये 2-2.5 रुपये की है। ये आपका पैसा उसने ज़ाया करवा दिया जिसने भी खरीदवाया। बहुत बड़ा जुल्म किया आपके साथ उसने। ये 2-2 रुपये के शेयर कभी ना लीजिएगा। जब भी कोई 2 रुपये का शेयर दे, समझ लीजिए कि ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है और ये झूठा आदमी है। उसको जाके ज़रा सुनाए मेरे तरफ से, और उसका नाम हम बता दें मुझे तो उसको मैं भी डांटूँ फ़ोन करके। एक बेचारे इलेक्ट्रिशियन साहब हैं, उन्होंने पैसा लगाना चाहा, उसको पेल में लगा दिया। परवेज़ अहमद सिक्योरिटी कंपनी का क्या काम है शेयर मार्केट में? और वो 100 रुपये का हो गया और फिर 2 रुपये का हो गया। मैं जब से शो कर रहा हूँ मना कर रहा हूँ कि परवेज़ से निकल जाओ, परवेज़ से निकल जाओ। खादिम अली शाह बुखारी, सॉरी वो जो था एक और था जावेद बोरा, उससे निकल जाओ। वो भी 1-1.5 रुपये का घूम रहा है, अभी तक घूम रहा है। इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर्स को बंद किया जाए फ़ौरन, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। बताओ कि 100 रुपये का और 300 रुपये का शेयर कैसे हुआ? पहल 100 का कैसे हुआ, और ये जावेद बोरा 300 का कैसे हुआ, और फिर गिर के 2 रुपये का कैसे हुआ? SECP से रिक्वेस्ट करता हूँ, नैब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों को पकड़ लो, जाके पूछ लो इनसे, जो भी अभी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है। ऐसे ऐसे नए बेचारे इन्वेस्टर्स को उस तरह से उन्होंने तबाह किया है। जावेद बोरा में मेरा भी पैसा 300 रुपये पे फंस गया और मैं लूज़ कर गया वहाँ पे। मेरे साथ और हज़ारों लोगों ने लूज़ किया। कैसे शेयर, जबकि मार्केट 5,000 से बढ़ के 36,000 पे आ गई, शेयर की वैल्यू कंपनी की वैल्यू घट कैसे गई? फ्रॉड हुआ यहाँ पे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। सर पाक सीमेंट है और ई फूड, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। पाक सीमेंट वो डाउन हो रहा है। पाक सीमेंट पाक सीमेंट और ई फूड। अच्छा जी। पाक सीमेंट पहले लिफार्जे के नाम से था, और ये लाइक ऑल अदर सीमेंट कंपनीज डूइंग वेल, और इसमें तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ई फूड जो है, इसके बारे में मेरी अपनी राय ये है कि अभी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है इनका ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, और ये जो फ्रीजियन कंपनी अगर इसको टेक ओवर करती है 162 पे ख़रीदेगी वो शेयर, और ये शेयर बहुत तेज़ी से 162 पे आ जाएगा। और इसको हमेशा आपको रखना है। मैं प्रेडिक्शन दे के जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूँगा। यह 1000 का शेयर आप लोग देखेंगे जो सबर से बैठा रहेगा इसके ऊपर। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ SNGPL और बाइको के बारे में। SNGPL और बाइको। SNGPL ये क्या है? सुई नॉर्दर्न गैस। अच्छा जी। और दूसरा आपने कहा सुई नॉर्दर्न के फ्यूचर बहुत अच्छा है जनाब, क्योंकि गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है LNG आने के बाद, LNG आने के बाद।
ये जो पाइपलाइन रशिया बिछा रहा है $2 बिलियन में कराची से लाहौर, उसको सुई नॉर्दर्न ही मैनेज करेगा, सुई नॉर्दर्न ही आखिर में ओन भी करेगा। तो गैस के बढ़ने से ही उनके कारोबार में बेइंतहा इजाफा हो चुका है। ऑलरेडी आपने देखा कि पंजाब में गैस की शॉर्टेज कम हो गई, बहुत कम हो गई, इंडस्ट्रीज़ में लोड शेडिंग ख़त्म, CNG स्टेशन खुल पड़े। तो ये सारा जो कारोबार है ये दोनों गैस कंपनी के ज़रिए गुजरेगा। तो ये दोनों गैस कंपनी की फ्यूचर बहुत अच्छी हैं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सर, मैं हमारा नाम अनीस कराची से मैं बोल रहा हूँ। वेलकम सर। सर मैं पूछ रहा था एवियन और स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, इसका क्या है? और एक आप जो बोले ज़कात का, सर ज़कात का तो हर टाइम ज़कात कट जाता है, जब डिविडेंड आता तो ज़कात हर टाइम डिविडेंड में कट जाता है। तो साल में एक दफ़ा डिविडेंड कटता है ना ज़कात, यहाँ तो जब डिविडेंड आता तब कट जाता है। देखिए ना, एज ए मुस्लिम आपको ये तो देना पड़ेगा, इससे गरीबों को फ़ायदा होता है। और डिविडेंड भी अक्सर एक दफ़ा ही साल में निकलता है, कभी दो तीन दफ़ा भी निकलता है। तो हर दफ़ा उसी रेशो से वो काट लेते हैं। इसको बचने के लिए एक ही सूरत है कि आप डिक्लेयर करें कि आप मुसलमान नहीं हैं। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, मुझे HTL के बारे में मालूमात लेनी थी। HBL लेटली HBL इज़ डूइंग वेरी वेल और तमाम बैंकों में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है ये बैंक। और मेरी अपनी राय यह है कि ये 200-250 तक का शेयर है अगर प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए। और इस पे अब हम कुछ मूवमेंट देख रहे हैं, अगर आपके पास है बिल्कुल होल्ड करके रखिएगा। दूसरी बात यह है कि HBL इंटाइटल्ड होगा इमर्जिंग मार्केट के लिस्ट में, तो इसके फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है नियर टर्म। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। सर मैं एक प्राइवेट कंपनी से रिटायर हुआ हूँ जी। तो मैंने कुछ पैसे कंपनी बच्चों में रखे हुए जिससे मेरा गुजारा हो रहा था। ठीक है। तो इन्होंने तो बिल्कुल प्रॉफिट ही खत्म कर दी है, 1.5 में तो प्रॉफिट ही खत्म कर दी। तो अब हमारे जैसे लोग कहाँ जाएं? इसाकदार आपने नहीं किया, पूरे दुनिया में ये हो रहा है कि जापान वाले में तो अब उल्टा देना पड़ रहा है। अब जापान में अगर आपका ये फ़ंड होता आप 2% पैसा देते, यहाँ आपको 3-4%, 8% जो भी मिल रहा है वो बड़ी गनीमत है। यूरोप में भी ऐसे ही हाल हो गया है। तो आपके लिए अब बेहतर ये होगा कि आप 1/3 पैसा तो वहीं रहने दें, 1/3 चाहें तो शेयर्स में लगा दें। वो भी मैं मशवरा दूंगा कि किसी म्यूचुअल फ़ंड को ढूंढ लें, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, और उसमें लगा दें तो आपको इंशाल्लाह 15 से लेके 20% तक रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। इससे आपके बैलेंसिंग हो जाएगी। सारे पैसे म्यूचुअल फंड में ना लगाइएगा, 1/3 लगाइएगा। 1/3 आप वहीं रहने दें, भले कम मिले ज़्यादा मिले, महफूज है। और 1/3 ज़रूर आपने ऑलरेडी अपनी घर वर बनाने में प्रॉपर्टी पे लगा दिया होगा। तो ये गुड मिक्स है और ये आप कर सकते हैं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सब गंधारा के बारे में बताइएगा, गंधारा किसका निशान है? कौन सा गंधारा? निशान गंधारा। निशान गंधारा जो बंद पड़ा है? जी, लिमिटेड जो है, जो बंद पड़ा हुआ है जी, लिमिटेड जो है, लिमिटेड निशान। यार ये तो बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। दोनों गंधारा, निशान और गंधारा लिमिटेड कंपनी, एक कंपनी चल रही है ट्रक वगैरह बना रहा है निशान, दूसरे बंद पड़ी हुई है। और उनकी बात ऑलरेडी चल रही है 3-4 बाहर के ऑटो मैन्युफैक्चरर से, जो नए आएंगे। अगर ये आ गए तो इनकी ये शेयर बहुत बढ़ेगा। और जो दूसरा चल रहा है वो तो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि होंडा कार ने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, साथ साथ डिविडेंड भी दिया है। उसकी तफसील अभी आपको बताता हूँ ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप लोगों का छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, जो मैं बता रहा था होंडा कार के बारे में, जिसके पास ये शेयर है SCAR, वो आज खुश हो जाए कि उनका जो EPS आया है वो 24.9 का आया है और उन्होंने 7 रुपीज़ का डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया। आप यकीन कर लीजिए कि इस तरह का रिटर्न दुनिया में कहीं नहीं है इस वक्त।
और वो जो लोग बेवकूफ़ हैं, गलत सोचने वाले लोग हैं, जो यहाँ से पैसे उठा के बाहर लेके जा रहे हैं, उनकी समझ को मैं क्या कहूँ। और ये कि जी पाकिस्तान में ख़तरा है, क्या ख़तरा है? हम भी तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, इतने सालों से कुछ ही नहीं हुआ, ना किसी ने गोली मारा, ना किसी ने पैसा छीना, ना किसी ने धमकी दी, कुछ नहीं होता जी। इतना बड़ा मुल्क है, इतने लोग ज़िंदा हैं, इतना कमज़ोर दिल रख के आप क्या करेंगे? दुनिया में कहीं जाएंगे वहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा। पैसा यहीं रखें, अपने मुल्क में लगाएं, अपने लोगों के लिए रोज़गार पैदा करें, डरने की कोई बात नहीं है। सबको एक दिन मर जाना है। जो दुनिया में अपने कौम के लिए कुछ करके नहीं मरेगा, वो सबसे ज़्यादा अफसोस में मरेगा। अल्लाह भी उससे पूछेगा कि तू गया था, किस काम के लिए गया था, वहाँ क्या करके आया, तो बहुत उसको तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मुल्क को छोड़ कर ना जाओ, अपने बच्चों का ख्याल करो, जॉब क्रिएट करो, फ़ायदा नुकसान ज़्यादा ना देखो। क्या करना पैसा लेके, आखिर में तो सब छोड़ के जाना है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जनाब जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। नईम साहब वेलकम शो साहब। आप पाकिस्तान रिफाइनरी के लिए बोलते रहते हैं कि ये 4 प्रोडक्ट से 12 पर आ गया है। जी जी, लेकिन पिछले 5 सालों में इसने 2 दफा डिविडेंड दिया, जबकि पेट्रोल की कीमत मैक्सिमम थी। अच्छा जी, तो अभी आप कैसे कहेंगे कि ये और अच्छा परफॉर्म करेगा? देखिए, इसलिए नहीं देता था कि ये सबसे थका हुआ रिफाइनरी था। इसको रिफाइनरी कहते हुए शर्म आती थी, क्योंकि ईंधन तो वही इस्तेमाल करता था जो नेशनल रिफाइनरी करता है या अटक करता है। निकालता था सिर्फ 4 प्रोडक्ट, इसलिए इसको प्रॉफिट नहीं होता था। अब इसने आप लोगों से पैसे लेके 1 के बजाय 7 का उसने वो राइट दिया और उससे पैसे मिले। अब उसी जगह से, उसी आग से जो जलाएगा, पहले भी जलाता था, अभी भी 12 प्रोडक्ट निकलेंगे और हर प्रोडक्ट की कीमत अलग होती है। जो सबसे नीचे कचरा जमा होता है वो कहता है तारकोल, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस वक्त। उससे ऊपर जो होता है जिसको कहते हैं फर्नेस ऑयल, वो ऑयल से भी सस्ता बिक रहा है। प्रॉफिट कैसे कमाएगा वैसा वाला? असल कमाई होती है जो ऊपर जो चीज़ें निकलती हैं, पेट्रोल है, हाई डीजल है, ये सब चीज़ें जो निकलती हैं, आखिर में बहुत सारी और केमिकल्स निकलती हैं जिस पे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। इसलिए अब ये कमाएगा, पहले नहीं कमाता था। आइए लाइव कॉल से कमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये खालिद साहब कैसे, तारिक साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हो जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं मकसूद अकबर बात कर रहा हूँ। अकबर साहब वेलकम शो सर। तारिक भाई, ये आपसे कहना था कि जी हपको और कैपको, जी जी, एक जमाने में कैपको के रेट हपको से कहीं ज्यादा होते थे। जी हाँ। आज हपको 30 रुपए ऊपर निकल गया और कैपको नीचे पिट गया। तो आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? हाँ, मैं इस पे खुद थोड़ा परेशान हूँ, क्योंकि कैपको सबको पता है कि 1800 मेगावाट बनाता है, हपको 1200 बनाता है। तो हमेशा कीमत कैपको की ज़्यादा होती थी, हपको की ज़्यादा होती थी। प्रॉफिट भी उसी लिहाज से, डिविडेंड भी फ़र्क होता था। अगर कैपको 4.5 देता था तो हपको 3 देता था। ये 2009 की मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमने 12-12 रुपये पे ये दोनों शेयर उठाए अपने ग्रुप्स के लिए, अपने तमाम रिश्तेदारों, ख़ानदान वालों, दोस्तों के लिए। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा कि हपको की प्रॉफिट बढ़ता चला गया। अब हपको का जो डिविडेंड है वो 10 रुपये से ज़्यादा हो गया है, प्रॉफिट जो है EPS, और कैपको का नीचे आ गया। अब वहाँ पे लीकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्या है कुछ पता नहीं। हपको लोकेटेड कराची के करीब है, कैपको आपको पता है कोट अद्दू पे है, वहाँ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो। वहाँ पे थोड़ी मेरी ज़मीन है, मैं जानता हूँ उस इलाके को। वहाँ ये जो अभी मंशा साहब ने प्लांट लिया है वो बिल्कुल घर के करीब था। वहाँ पे पता चला तेल की इतनी बड़ी चोरी होती थी, अंदर से उन्होंने कोई सुरंग बनाया हुआ था, वहाँ से चुरा के ले जाते थे तेल। अब वो कंपनी बिल्कुल बैठी हुई थी, अब जाके उसको चोरी रुकी तो जाके हो सकता है कैपको के साथ भी यही मसले हों, आई डोंट नो। मगर इन थ्योरी कैपको की कीमत 1.5 गुना होनी चाहिए कंपेयर टू हपको, उस लिहाज से इसको 150 का होना चाहिए था। और ये इसी वजह से मैंने लोगों को अक्सर कैपको ख़रीदवाया, लेकिन डिसअपॉइंट हुआ, उसकी कीमत बढ़ी नहीं। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 हेलो। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर मैं लालचंद बोल रहा हूँ। लालचंद साहब वेलकम शो सर। हाँ सर, ये HCR लेना चाहिए अभी? HCR होंडा कार ले ले जी, अल्लाह वाले का आइंदा और प्रॉफिट कमाएगा। अभी तो ज़ाहिर है उसकी कीमत बढ़ गई है इसी लिहाज से। बात यह है कि होंडा कार थोड़ी सी गाड़ी बनाता है, क्वालिटी कार बनाता है और बड़े ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाता है। और इसी तरह टोयोटा भी कमा रहा है, सुजुकी भी, सभी कमा रहे हैं। तो अभी आप ले लेंगे तो आप भी कमाने वालों में शामिल हो जाएंगे। लाल साहब ले लें, आगे देखा जाएगा। अभी आपके पास होता तो 7 रुपये डिविडेंड आ जाता
और 24 रुपये 90 पैसे की आपकी कमाई हो जाती। उसके रेट उस लिहाज से अभी भी सही है, कल बढ़ जाएगा ये। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये पूछना था, मैं स्टूडेंट हूँ, ये हेज फंड आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होता है तो उससे कोई फ़ायदा हो सकता है? व्हाट इज़ हेज फंड? जैसे ये पोर्टफोलियो और ये आपका आता है ना, आप बताइए ज़रा सा मुझे, हेज फंड क्या होता है, हमारे म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है उसमें? सर म्यूचुअल फंड जैसे ओपन एंडेड होता है, जी जी, आप एक बार जैसे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो बना के उसके बाद भी ऑप्शन होता है कि आप दूसरे इन्वेस्टरों को डालें या ना डालें। जी जी। तो हेज फंड जो है आपका ज़्यादा रिटर्न आपको देता है। हेज फंड में और म्यूचुअल फंड में फ़र्क बताइए। सर हेज फंड जो है वो आपका सिर्फ हाई वैल्यू स्टॉक को जो है ना वो रखता है। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेशनली है। ब्रिज वाटर एसोसिएट इज द हाईएस्ट। अच्छा, ये सिर्फ बड़े बड़े शेयर में लगाते हैं? जी जी जी। तो यहाँ भी अगर कोई म्यूचुअल फंड हो वो सिर्फ बड़े बड़े शेयर में लगाए तो वो हेज फंड हो जाएगा? नहीं सर, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये जो म्यूचुअल फंड है ये रेप्लिकेट करना चाहता है, जैसे KSE 100 की परफॉर्मेंस है जी जी, इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, इस तरह का पोर्टफोलियो बनाता है। हेज फंड जो है वो एक्टिवली मैनेज करता है, जैसे अगर कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है तो उसका इस्तेफादा उठाना चाहता है। अच्छा, पाकिस्तान में अभी नहीं है जी। अच्छा, हाँ, ये हेज फंड हम बहुत सुनते हैं, वॉरेन बफेट वगैरह इसके बानी हैं। ये थोड़ा हाई रिस्क भी होता है और हेज फंड अक्सर जो हैं बड़े बुरी तरह से तबाह भी हुए 2008 और 2009 में। अभी वो पाकिस्तान में शायद अभी वो लेवल ही नहीं आया है। आपको पता है कि कितने कम लोग जो हैं अवेयर हैं स्टॉक मार्केट से, कितनी कम हमारी पार्टिसिपेशन है, ना होने के बराबर है। ये जो मैं शो कर रहा हूँ, अपनी जान खेलता हूँ, लोग कहते हैं कि SEC वाला आके मुझे पकड़ लेगा कि तुम क्यों शेयर के बारे में बात करते हो, तुमको अंदर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर भी मैं बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि आप जैसे लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाऊँ, आम लोगों तक पहुँचाऊँ और लोग इस मार्केट में आए। अभी तो आना शुरू ही नहीं हुए, इतने थोड़े से लोग हैं, 50-60 हज़ार सिर्फ एक्टिव अकाउंट है। इसको तो कहना चाहिए कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट है ही नहीं। इसको बिल्कुल आप कह सकते हैं, जब 20 करोड़ में सिर्फ अगर 50,000 आदमी का अकाउंट है तो इसको गिनना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारी एक कोशिश है, हमारे चैनल की बहुत बड़ी कोशिश है, 2004 से हम लगे हुए हैं। हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम भी थ्रिलर्स दिखा दें, वहमात दिखा दें, लेकिन हम नहीं दिखाते। हम लगे हुए एक मिशन पे और वो मिशन कामयाब होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान सुपर पावर इकोनॉमिक बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए कैपिटल मार्केट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। पहले तो लोग शेयर में लगाएं, पहले तो लोग म्यूचुअल फंड में लगाएं, उसके बाद इंशाल्लाह हेज फंड की भी बारी आएगी। इंशाल्लाह हो सकता है मैं ही शुरू करूं हेज फंड। रिटायरमेंट के बाद और कोई काम नहीं रहेगा तो बैठ के वॉरेन बफेट जैसा हेज फंड खोल के बैठ जाऊँगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। जी क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। वेलकम फ्रॉम लाहौर। सर बहुत खुशी होती है आपको देख के और स्पेशली आपको सुन के, और बड़ी दुआएं देते हैं हम आपको, और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप इसी तरह की मालूमात हम तक पहुंचाते रहें। तो सर पूछना ये था कि ई फूड को मैंने होल्ड किया हुआ है 134 पे और ये यहाँ पे 150-155 के दरमियान रुका हुआ है। इसके बारे में, डील के बारे में भी थोड़े पहले आपने बताया जी जी। इसके बारे में एक तो ये बता दीजिए कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है, कितनी देर में ये डील जो है वो कंफर्म हो जाएगी, एक तो ये। और दूसरा कराची इलेक्ट्रिक मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैंने आप ही के कहने पे लिया था काफी ऐसा पहले, आपने 6 माह पहले इसका प्रेडिक्ट किया था। मैंने कहा था 11 तक का होगा, लेकिन हो ही नहीं रहा जी है, क्योंकि लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। सुई गैस के बारे में भी हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया, हमें पता चला कि सो कॉल्ड जो गैस का वो कहते हैं अनअकाउंटेड फॉर UFG, पता चला वो कोई टेक्निकल लॉस नहीं है कि एक पाइप से लीक हो गया। पता चला ये हज़ारों कनेक्शंस, लाखों कनेक्शंस दे रहे हैं। कराची में, पूरे पाकिस्तान में अभी 4 मंजिल से ऊपर कनेक्शन की पाबंदी लगी हुई है। यहाँ हम लोग 8-8, 10-10, 15-15 मंजिला बिल्डिंग देख रहे हैं, उसमें कनेक्शन लगे हुए हैं और सिंपल एक पाइप से फ्लैट नंबर लिख के लगाया हुआ है। तो वो जाहिर है वो ऑफिशियली तो उसको बिल नहीं कर सकते ना, तो वो सारा जो है वो ऑफिशियल्स खाते हैं। तो इसी तरह कराची इलेक्ट्रिक में भी बहुत बड़े बड़े कराची में इलाके हैं जहाँ मेरी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी वगैरह है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन कोई मीटर शीटर नहीं है। डायरेक्ट बड़े 1100 वाट के पावर से वो कुंडा मारते हैं, नीचे स्टेबलाइज़र लगाते हैं और पूरे इलाके को बांटते हैं, और उसके बदले में तमाम KE के ऑफिसर्स को पैसे मिलते हैं, कंपनी को कुछ नहीं मिलता। शायद यही वजह है कि सुई गैस के प्रॉफिट में बहुत कमी है
और कराची इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं बढ़ता। जहाँ तक ई फूड का सवाल है, जब ये 40 रुपये का था मैंने कहा ख़रीदो, ये 1000 रुपये का शेयर है। आज आप खुद ही कह रहे हैं कि 157 का है, आपने 134 पे लिया, ऑलरेडी आप 157 पे बैठे हैं। अगर आप मेरी इज़्ज़त करते, जितनी आपने मेरी तारीफ़ कर दी, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वाकई दिल से इज़्ज़त करते हैं, इसको आप ना बेचिएगा, ये 1000 रुपये का होगा, ये बेटे को दे के जाइएगा, बेटे से कहिएगा कि बेटे के अपने बेटे को दे, ये बेचे नहीं, ये ख़ानदानी जायदाद बना लें इसको इंशाअल्लाह। इस कदर यहाँ पे गुंजाइश है फूड के इंडस्ट्री में। और फ्रीजलैंड जैसी कंपनी जिसको मैं बहुत पुराना जानता हूँ, वो आएगी तो दूध के आपके ऐसे ऐसे प्रोडक्ट खिलाएगी जिसका आपको अभी पता ही नहीं है। यहाँ का कल्चर चेंज हो जाएगा जनाब। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। हाँ तारक भाई, पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप जैसे ऑयल ड्रेस होते हैं और टाई और कोट और ये जो मतलब आपकी, बहुत शुक्रिया सर, हमेशा आप मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, ये मालूम करना था कि एक बाइको और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम, ये शेयर अभी जिस रेट में है कि क्या इनको परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं? मेरी तरफ से बाइको को ना बाई करें, फौजी को खरीद जितना चाहते हैं ले लें। फौजी जा रहा है मीट बिजनेस में, और वहाँ उसको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। अभी ये एक ट्रांजिस्टरी स्टेज है, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। बाइको के साथ मेरा प्रॉब्लम ये है कि इसके तमाम प्रेसिडेंट, अक्सर प्रेसिडेंट को मैं जानता हूँ, प्रीवियस प्रेसिडेंट को यहाँ पे इंटरव्यू भी किया, ज़ाती तौर पे जानता हूँ। उन्होंने बार बार ये कहा कि जी हमारा प्लांट इतना छोटा है, 67,000 टन की उसकी कैपेसिटी है, अनवाइबल है, ये नहीं चल सकता, ये प्रॉफिट कभी नहीं कर सकता। तो उन्होंने मार्केटिंग पे गए, हमने पेट्रोल पंप खोले, वो भी नहीं चला। भाई आप एक ही काम कर सकते हो, या तो पेट्रोल पंप खोल लो या रिफाइनरी बना लो। फिर खबर आई कि उनके सिस्टर कंसर्न ने बहुत बड़ा प्लांट बगल में लगाया, इतना बड़ा इश्तहार आ गया कि जी वी हैव बिकम द बिगेस्ट रिफाइनरी ऑफ पाकिस्तान। और साथ साथ एक अच्छी बात और बताई उन्होंने कि समुंदर से उन्होंने सोर्स कर लिया है सप्लाई ऑफ क्रूड, विच वाज अ वेरी पॉजिटिव मूव, क्योंकि पहले ये कोरंगी से लेके केमाड़ी से लेके जाते थे ट्रकों पे, बहुत ही एक्सपेंसिव था, इसीलिए ये प्लांट बिल्कुल अनवाइबल था। फिर अजीब गरीब बात यह हुई कि एकदम से खबर आई कि वो जो पूरा प्लांट नया लगा था वो जल के ख़त्म हो गया। फिर खबर ये आई कि वो जो पाइपलाइन थी वो कैप्को ने बाइको ने ख़रीद लिया। तो मेरा सवाल ये पैदा हुआ कि बताइए कि कैप्को ने बाइको ने कहाँ से ख़रीदा, कहाँ से पैसा आया? इतने बड़े ये जो पाइपलाइन जो समुंदर से आई है, काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था ये इसका ख़रीदने का पैसा कहाँ से आया? तो एक साहब ने सोशल मीडिया पे जवाब दिया कि जी दुबई की किसी कंपनी ने इसको फाइनेंस किया है। तो मैंने पूछा कि खैरात में किया है या उसके बदले में शेयर लिया है? अगर शेयर लेता तो शेयर की वैल्यू, नंबर बढ़ जाते और शेयर की वैल्यू घट जाती। तो ये अभाम है थोड़ा सा आपको बाइकों पे, इन्होंने गलत बयानी से काम लिया कि बिगेस्ट रिफाइनरी वगैरह, और ये कि जी ये कंपनी शामिल हो गई। शामिल कैसे हो जाती भाई? नथिंग कम्स फ्री, देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, यू हैव टू पे फॉर इट। फ्रॉम वेयर डिड यू पे इट? आइए लाइव कॉल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? सर बिल्कुल ठीक हूँ, अलग शुगर। भैया बात यह है कि हमने KSB लिया हुआ था और वो कन्वर्ट हो गया इस्लामी बैंक में। कौन सी? तो हमारा ये 75,000 शेयर कहाँ गया? हाँ जी वो तो खत्म हो गया। अकाउंट में से ये कैसे निकल गया? आप लोगों को मशवरा देते हैं ये ले लो ये ले लो, हमारे तो घर बैठे फकीर हो गए। ये खादिम अली शाह बहुत पुराना इससे मेरा वास्ता रहा। ये एक ज़माने में आया जब मैं उस ज़माने में बहरीन में था, कहने लगा ये आप ओवरसीज़ वालों के लिए हम स्पेशल वेब के ज़रिए से तजारत शुरू कर रहे हैं। इनका बेटा आया था और आप हमें हेल्प करें। हमने हेल्प किया जनाब, हमने अपने जानने वालों से कहा खोलो भाई, अकाउंट खोल दिया। उसके बाद 2009 में जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरे घर के पास ही था खादिम अली शाह बुखारी का शेयर का अकाउंट। वहाँ मैं चला गया शलवार कमीज़ टोपी पहन के, मज़दूर बन के, और मैंने कहा जी मुझे शेयर अकाउंट खोलना है। तो वो मेरी हुलिया देख के ही वो पहले से वो मैनेजर पैंट वैंट पहने हुआ था, अकड़ रहा था। कहने लगा 3 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, मज़दूर आदमी हूँ, 3 लाख कहाँ से लाऊंगा? 50,000 है, ले लीजिए, अकाउंट खोल दीजिए। वहाँ तो बाहर तो बड़े आसानी से खुल जाता था। कहने लगा नहीं नहीं जी आप जाएँ, ये 50 में नहीं खुलता। तो खैर ये लोगों ने चलाया, फिर ये सिक्योरिटी से ये बैंकर बन गए, बैंक चला नहीं, बैंक ने सारे गलत लोन दे दिए। सुना दीवान ने इनको बहुत बड़ा डस दिया, बहुत पैसा दीवान को दे दिया था इन्होंने। बहरहाल ये बैंक बंद हो गया और आप लोगों का शेयर ज़ीरो हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक ज़माने से शोर मचाता रहा, आज भी शोर मचा रहा हूँ।
आप मेरा 3 साल पुराना शो देख ले, उसमें मैंने बार बार स्टेट बैंक के गवर्नर को डांट डांट के कहा कि खादिम अली शाह बुखारी, सिल्क बैंक, समिट बैंक, निप बैंक, ये चारों को मिला के एक बड़ा बैंक बनाओ, एक कैपिटल यहाँ पे इंजेक्शन करो। आज तक नहीं हुआ, एक बैंक बंद हो गया, अब 3 बंद होने वाले हैं, क्योंकि इनका कैपिटल सब उड़ चुका है। इन्होंने गलत लैंडिंग कर दी, निप भी ख़त्म है, ये सारे बैंक ख़त्म है, और इसको स्टेट बैंक का गवर्नर चलाया चला जा रहा है। अब अगर कोई बैंक बंद हुआ और वहाँ पर डिपॉजिट वालों को डिपॉजिट रुका और शेयर वालों का शेयर ज़ीरो हुआ, मैं खुद ज़ाती तौर पे अकेले जाके खड़े होकर प्रोटेस्ट करूँगा स्टेट बैंक के सामने। आप लोग जितना आप शामिल हो सकते हो जाना, नहीं होगा तो अकेले खड़ा रहूँगा वहाँ। हाई क्लाइव कॉल से बात करें, ये गवर्नर को हटवा के छोड़ूंगा, खुद जो करना कर ले, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। सर ये जरा पीटीसी का बताएंगे, कोई फ्यूचर है पीटीसी का? पीटीसी इस रेट पे अगर उठाएं 15 सवा 15 में उठाएं तो कुछ पीटीसी ना खरीदे तो बेहतर है मेरे ख्याल में, क्योंकि वो आउट ऑफ डेट हो गए हैं। उनको पता ही नहीं कि ये जो ये कंपनियां आई हैं दूसरी, वो किस तरह से कंपटीशन दे रही हैं, कितने सस्ते रेट्स में पैकेजेस दे रही हैं, कितने सस्ते में इंटरनेट दे रही हैं। इनका अभी भी पुराना स्टाइल है, बड़े बड़े रेट्स और बड़ी बड़ी ये बातें करते हैं, ये नहीं चलेंगे। और इनको ये भी नहीं पता, इन्होंने इंटरनेशनल कॉलिंग रेट इतने बढ़ा दिए कि ओवरसीज़ वाला अब कोई भी नहीं कॉल करता, कि ऐसे ऐसे फ्री एप्लीकेशंस आ गए। इनको टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है, ये इससे दूर हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और ज़्यादा यही कहूँगा कि आप लोगों के इंकरेजमेंट से मैं चल रहा हूँ और इंशाल्लाह चलता रहूँगा। अगर SCCP वाले आके ये शो बंद कराते हैं या मुझे अंदर करते हैं तो करें, आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन एज़ लॉन्ग एज आई कैन आई विल ट्राई टू प्रमोट कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट को प्रमोट मैं अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं करता, ना मेरा चैनल करता है। इससे मकसद है पाकिस्तान को प्रमोट करना। कैपिटल मार्केट के ज़रिए ही दुनिया भर में तरक्की होती है। चाइना भी जो आज इकनॉमिक पावर बना हुआ, अगर स्टॉक एक्सचेंज वहाँ ना बनता तो कभी ना होता कुछ भी। तो आप करोड़ों लोगों के इन्वेस्टमेंट को कैसे इंडस्ट्री में लगाते हैं, यही कैपिटल मार्केट के ज़रिए तो लगाते हैं। और कोई रास्ता होता है तो क्या आके बता दे, है ही नहीं। तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह बड़ा होना है। परवेज़ बख्शी साहब जैसे लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो चले गए थे पाकिस्तान छोड़ के, वो वापस आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है। अब वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, बहरिया औरिया से टक्कर लेना चाह रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे एक से एक प्रोजेक्ट आएंगे और बड़ी पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आएगी। और जो लोग यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं वो बिल्कुल ही कम अकल लोग हैं। उनको अभी भी अकल आनी चाहिए कि अपने मुल्क में लगाओ, कुछ नहीं होगा, कमाई नहीं भी होगी, 4 बच्चों की नौकरी मिल जाएगी, अल्लाह उसका सिला आपको दे देगा आखिरत में, दैट विल काउंट। या अरबों रुपए छोड़ के जाओगे अपने बेटों के लिए, उससे कुछ नहीं होगा। वो बच्चे अय्याश हो जाएंगे, बच्चे बेकार हो जाएंगे, अपाहज हो जाएंगे और आपको उसका गुनाह मिलेगा। पैसा छोड़ के जाने का कोई सवाल नहीं है, बांट दो कौम को, मर जाओ फ़कीर के तौर पे, अच्छा है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म हो, खुदा हाफ़िज़।